बीच में ही हार मान लेने से क्या होगा? आपकी शुरुआत फिर वहीं से होगी जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए हार मान लेने के बजाय अपने प्रयासों को लगातार जारी रखिए। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी लगातार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि में भी सुधार आ जाता है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसे पाने की कोशिश लगातार जारी रखिए। प्रतीक्षा में जो आनंद है वो प्राप्ति में कहां? यानी जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, उसे पाने के लिए आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, उसे हासिल करने पर उसका आनंद भी उतना ही बढ़ेगा। आज अगर हालातों ने नीचे गिरा दिया तो फिर से उठिए, खड़े होइए। अपनी आज की हार से निराश होने के बजाय उसे जीत में बदलने के लिए फिर तैयारी कीजिए। कहा जाता है होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि हम अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें कार्य दिवस पर लोकसभा में नियम 193 के तहत शुक्रवार को भी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। अब शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के दौरान सदस्यों ने देश के विकास पर हो रहे असर से सदन को अवगत कराया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण कार्यों और सुविधाओं को लेकर निजी विधेयक पर चर्चा हुई। कोरोना महामारी के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की सभी ने सराहना की। सदस्यों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग भी की। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चली। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अगले हफ्ते होने वाले विधायी कामकाज की जानकारी सदन में रखी। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते राज्यसभा के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर सदन को विचार करना है। इसमें लोकसभा से पारित विधेयकों के साथ साथ वो विधेयक भी हैं जिन्हें अध्यादेश की जगह लेनी है। राज्यसभा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निजी संकल्प पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने देश में बढ़ते जलवायु और भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई। उच्च सदन के सांसदों ने कहा कि 4 महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निगरानी और समन्वय के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की भी मांग की गई। और अब नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंड बनाने के लिए एकजुट प्रयास जरूरी है, जिससे इनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाए, ना कि इसे कमजोर करने के लिए। अमेरिका की ओर से आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। The India story has one clear message to the world that democracy can deliver, that democracy has delivered, and that democracy will continue to deliver. Excellencies, the structural features like multi-party elections, independent judiciary, and free media are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों से सलामी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरार स्क्वायर शमशान घाट में श्रद्धांजलि अर्पित की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं, जानी मानी हस्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई पर श्रद्धांजलि दी। कोविड महामारी ने समाज के कमजोर लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए देश की सराहना की। देश ने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी को उनकी 143वीं जयंती पर याद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसद सदस्यों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजनेता सी राजगोपालाचारी को याद करते हुए कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान, प्रशासनिक और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। शुक्रवार को संसद भवन परिसर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष विमान से भारत लाया गया पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित गुरुद्वारों में रखे धार्मिक ग्रंथों को भारत लाया गया है पूरी सुरक्षा के साथ। दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट पर सिर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहिब को वो लेकर के आए। इस विमान से 10 भारतीय नागरिकों समेत 104 लोगों को सुरक्षित लाया गया। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 25 नए मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित लोगों में कोविड के हल्के लक्षण हैं। भारत में ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आए हैं उनमें राजस्थान में 9, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 केस है। दुनिया भर में 59 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और लांस नायक विवेक कुमार को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया। देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व में आने के ठीक 2 साल बाद भंग करने का फैसला उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नमामि गंगे परियोजना के तहत आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन का शुभारंभ किया। जल संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों का ऋण चुकाना होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व डीसीपी बलकार सिंह और पंजाब की गायिका अनमोल गगन मान को भी टिकट दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल गंजम के गोपालपुर में तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी। इससे 1.65 लाख MTPA अमोनिया, 2.97 लाख MTPA नाइट्रिक एसिड का उत्पादन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई।
इसमें विधायकों, सचिवों और अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। कर्नाटक में 20 स्थानीय निकायों में विधान परिषद की 25 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वोट डाले गए। यहां से 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 14 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 6 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसमें मुंबई की 2, नागपुर की, कोल्हापुर, अकोला, बुल्ढाना और धुलिया जिले में एक-एक सीट पर यहां पर चुनाव है। यहां 14 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान दिल्ली बॉर्डर को खाली कर अपने घर लौटने लगे हैं। रास्ता खुलने से आम लोगों को राहत मिली है। किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। केरल में खेले गए फाइनल मैच में मणिपुर ने रेलवे की टीम को हराकर 22वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया। और ये बात हुई सुर्खियों की। और प्रीति, इसके अलावा हम कोशिश हमारी होती है कि हम दर्शकों को बताएं कि जो खास दिन होते हैं उनका क्या कुछ महत्व है। तो आज के दिन की बात करें तो दुनिया से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने इसकी जानकारी दी। टीएस तिरुमूर्ति ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि आईएसए वैश्विक ऊर्जा बढ़ोतरी और विकास के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ऑब्जर्वर का दर्जा देने का संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक फैसला लिया। 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक ऊर्जा विकास और वृद्धि के लाभ के लिए साझेदारी के जरिए सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही ये परियोजना 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन बजट सहयोग, अंतर्विभागीय समन्वय और पर्याप्त निगरानी के अभाव में लगभग 4 दशक बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया ताकि समयबद्ध सीमा में इसे पूरा किया जा सके। इस परियोजना पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने से लगभग 4 वर्ष में इसे पूरा कर लिया गया। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 6,200 गांव के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ होगा। साथ ही इससे उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज लाभान्वित होंगे। आज विश्व यूनिसेफ दिवस है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए दुनिया के देशों के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। यूनिसेफ लगभग दुनिया के 190 देशों के बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बचपन से किशोरावस्था तक बच्चों की क्षमताएं बढ़ाने में तमाम मदद करता है, इसके लिए काम करता है। साथ ही बच्चों के हितों से जुड़ी जो नीतियां हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के भागीदारों के साथ भी यूनिसेफ काम करता है। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन दूसरे वर्ल्ड वॉर के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने और उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने का दायित्व सौंपा है। यूनिसेफ बाल अधिकारों को निरंतर नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यूनिसेफ देशों, विशेषकर विकासशील देशों की मदद के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है, बच्चों को पहला अधिकार दिलाता है। यूनिसेफ वंचित बच्चों, युद्ध, आपदा, गरीबी, हर प्रकार की हिंसा, शोषण और विकलांगता से पीड़ितों के लिए विशेष संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। यूनिसेफ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपात स्थितियों में कार्रवाई करता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। उनमें से यूनिसेफ एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रभावित बच्चे रहे, उनके कल्याण के लिए काम करना शुरू किया यूनिसेफ ने। लेकिन आज भी जैसा हमने बताया कि लगभग 190 देश हैं जहां के बच्चों के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए यूनिसेफ काम कर रहा है। इसके अलावा अभी हम देखें तो 3 बिलियन से ज्यादा टीके यूनिसेफ की तरफ से अलग अलग देशों में पहुंचाए गए। और कुछ ऐसे देश हैं जहां HIV एड्स के खिलाफ भी यूनिसेफ जो है वो एक तरह से हम कहें बड़ा योगदान दे रहा है, काम कर रहा है। बिल्कुल प्रीति, लेकिन इसके साथ साथ हम भारत में जो प्रयास किए गए हैं, हम स्ट्रीट लाइट में देखते हैं, हम देखते हैं कि जो अनाथालय है वहां पर बच्चों की क्या स्थिति है। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति हमारी है, जितनी ज्यादा बेहतर शिक्षा हम दे पाएंगे बच्चों को, आने वाला भविष्य उतना मजबूत देश का हो सकता है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर इस दिशा में यूनिसेफ के योगदान को आज सभी जगह याद किया जा रहा है। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कर्नाटक के शिमोगा शहर में अनूठे म्यूजियम की झलकियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के दिन से जुड़े इतिहास की। Tomorrow's wars are not going to be fought the way we fought yesterday's war. Does the land force want to create a pressure, create a diversion, create a decoy? These plans ought to be known across the command. Today, a tactical objective has strategic implication. You have to shape the battlefield. Once you have your artillery with you, you have the air with you, it's a very big morale booster. But today, warfare has changed. Provide India's armed forces the ability to defend India's front line from the boundaries of Gujarat and Rajasthan through Punjab and onto J&K. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. Adopting 3 A's for protection of women's health: awareness, acknowledgement and action. 360-degree view on aspects of women's health for everybody to listen and understand. If you want to know all about women's health from adolescence, pregnancy, middle age and beyond, join us only on Sunset TV.
हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 11 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 11 दिसंबर वर्ष 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को देखते हुए वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बहाने पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा जल प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है स्थायी पर्वतीय पर्यटन। 11 दिसंबर वर्ष 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ को बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही यूनिसेफ बच्चों की प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाता है। यूनिसेफ विशेषकर विकासशील देशों के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है। यूनिसेफ के प्रमुख लक्ष्यों में बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन और बाल स्वास्थ्य शामिल हैं। 11 दिसंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की। उसके बाद आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। 21 जून के दिन को चुनने की वजह यह है कि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। तो इतिहास के पन्नों के बाद आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम संसद संवाद और सुबह 9:30 बजे देखिए कैबिनेट दिस वीक। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो आज शाम को 6 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इतिहास और शाम 6:30 बजे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शाम 7 बजे देखना ना भूलिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे देखिए डिप्लोमैटिक डिस्पैच। रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर और रात 8:30 बजे आप असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से देखिए न्यू इंडिया डिबेट। रात 9 बजे आप देख सकते हैं विशेष कार्यक्रम द डिफेंडर्स और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और अब बात करते हैं आज के कलाकार की। गीत संगीत और नृत्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो प्रीति आज के इस सेगमेंट में क्या दिखा रही हैं? आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक नृत्य जो असम के शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। 500 साल पुराना ये नृत्य असम की जीवंत परंपरा एक तरह से दर्शाता है। आइए देखते हैं इस नृत्य की कुछ झलकियां। 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। 500 साल से पुराना ये नृत्य असम की जीवित परंपरा है। पंद्रहवीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया गया था। रजना गना अंगना शंगना पीतांबर धर वशनमा। बाद में ये नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई और प्रसारित हुई।
असमी नृत्य और नाटक का संगम सत्रिया शताब्दियों तक सत्रों यानी असम के वैष्णव मठ या विहारों में प्रदर्शित किया जाता था। इन्हीं सत्र के भीतर इस नृत्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसके चलते ये नृत्य रूप सत्रिया कहा जाने लगा। पहले इस नृत्य कला को केवल पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसे महिला नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित किया जाने लगा। अपनी मौलिकता और खासियत के चलते साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिया नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। तो असम के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को आपने देखा। वाकई में प्रीति बहुत सुंदर था देखने में और उसकी धुन भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, और थोड़ी देर के लिए इस नृत्य को सुनकर ऐसा लगा कि हम खुद भी असम पहुंच गए हो। तो पराक्रम, अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है। फिलहाल मुझे और पराक्रम को इजाजत दीजिए। सोमवार सुबह 8 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।